नमस्कार। मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे हॉब्स, लॉक, रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत का तुलनात्मक अध्ययन, जिसका पाठ कुछ हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज रिमेनिंग जो पार्ट है उसका हम अध्ययन करेंगे। उसमें हॉब्स, लॉक, रूसो जो संविदावादी विचारक हैं, मानव स्वभाव के बारे में, प्राकृतिक अवस्था के बारे में क्या विचार रखते हैं, उनका हमने अध्ययन किया। और जो समझौता उन्होंने किया उसका स्वरूप क्या है, उस चीज़ का अध्ययन हमने पिछली कक्षा में किया। आज हम बाकी जो इनके तुलनात्मक बिंदु हैं उन पर चर्चा करेंगे, और उसमें है संप्रभुता। तो संप्रभुता के संबंध में भी हॉब्स, लॉक, रूसो के विचार अलग अलग हैं, भिन्न हैं। हॉब्स एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह को राज्य का संप्रभु मानता है। जो फॉर्मेट समझौता का है उसमें हमने पढ़ा था, उसके अनुसार संप्रभु की शक्तियां जो है असीमित हैं, अविभाज्य हैं, अदेय हैं, सर्वोच्च हैं। प्राकृतिक अवस्था से छुटकारा पाने के लिए लोग जिस एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह को अपनी समस्त शक्तियां और अधिकार समर्पित कर देते हैं, वही व्यक्ति राज्य का संप्रभु सत्ता का धारक है। समझौते से पूर्व व्यक्तियों की अलग अलग इच्छाएं थी, लेकिन संप्रभु शक्ति की स्थापना के साथ एक ऐसी एकाकी, एक प्रतिनिधात्मक की इच्छा का निर्माण हो जाता है जो परस्पर विरोधी जो इच्छाएं हैं उनको समाप्त कर देती हैं। तो ये हमने पढ़ा था। इस तरह से हॉब्स के विचारों को देखकर हम ये भलीभांति स्पष्ट कर सकते हैं कि हॉब्स के विचारों का जो झुकाव था वो राजतंत्र के पक्ष में है। राजतंत्र को हॉब्स अन्य शासन तंत्रों से इसलिए अधिक श्रेष्ठ मानता है, उत्कृष्ट मानता है, क्योंकि इसमें स्थायित्व अधिक होता है और इसमें शासक शासितों के सामान्य स्वार्थ घिल मिल जाते हैं तथा ये शासन प्रणाली अधिक सुविधापूर्वक कार्य करती है। हॉब्स एक व्यक्ति के हाथों में प्रभुसत्ता सौंपने का पक्षधर है, और ऐसे संप्रभुता को हॉब्स कानून का अंतिम स्रोत भी मानता है। संप्रभु ही विधि का सर्वोच्च स्रष्टा है, उसके आदेश ही कानून है, और विधि का स्रष्टा होने के कारण वो जो संप्रभु है वो विधि के ऊपर है। ऐसे अमर्यादित संप्रभुता संबंधी विचारों का जो उन्होंने प्रतिपादन किया, वर्णन किया, उसके कारण हॉब्स को राजनीतिक चिंतन के इतिहास में सर्वाधिकारवादी विचारकों की अग्रिम पंक्ति में स्थान दिया जाता है। दूसरी तरफ यदि हम देखें लॉक, तो लॉक के जो दर्शन है उसमें संप्रभुता के सिद्धांत को कम महत्व दिया गया है। लॉक जो है वो व्यक्तिवाद का परम भक्त है। हमने लॉक के विचारों में देखा, उसके व्यक्तिवादी विचारों को पढ़ा। लॉक संप्रभुता को न तो सर्वोपरि मानता है, न ही उसे अविभाज्य मानता है। लॉक के अनुबंध की धारणा का मूल तत्व यही है कि शासक की जो सत्ता है वो असीमित नहीं हो सकती। अनुबंध करने वाली जनता अनुबंध करते समय शासक को सीमित शक्ति प्रदान करती है। हमने उसमें देखा कि वो एक टारगेट देते हैं कि भाई आपको हमारे इन अधिकारों की हिफाजत करना है, और जो असुविधाएं थी उन असुविधाओं को दूर करने के लिए एक समय विशेष पर एक निश्चित विधान पालिका नहीं थी, विधायिका नहीं थी, निश्चित न्यायपालिका नहीं थी और निश्चित कार्यपालिका नहीं थी। तो ये असुविधाओं को दूर करने के लिए वो समझौता करते हैं और
अपने अधिकारों की हिफाजत के लिए वो एक तरह से शासक को सत्ता सौंपते हैं। और यदि वो अपना टास्क पूरा करने में या जो उत्तरदायित्व उसने लिए हैं उसको पूरा करने में असमर्थ है तो वो हटा करके दूसरा शासक नियुक्त कर सकते हैं। तो इस तरह से एक लिमिटेड कंपनी की तरह से हो गया काम। और संप्रभुता का वो वर्णन भी नहीं करते हो तो एक तरह से ट्रस्ट शब्द का यूज़ करते हैं। तीसरे विचारक रूसो की बात करें तो रूसो अपने सामान्य इच्छा के सिद्धांत का जो उसने प्रतिपादन किया है उसमें संप्रभुता का निवास सामान्य इच्छा में होता है। और सामान्य इच्छा को संप्रभु बता करके रूसो ये भी मानता है कि ये सर्वोपरि अमर्यादित अदेय अविभाज्य। स्पष्ट है कि रूसो की संप्रभुता की धारणा भी वैसी ही निरंकुशतावादी है जैसी हाब्स की धारणा थी। यदि कोई अंतर है तो वो केवल इतना है कि हाब्स की धारणा का जो संप्रभु है वो एक ही व्यक्ति है और रूसो की कल्पना का संप्रभु जो है वो एक अमूर्त सामान्य इच्छा है। इसलिए कहा जाता है कि रूसो की सामान्य इच्छा हाब्स का सीसवीन लेवाइथन है। रूसो की सामान्य इच्छा समाज की संप्रभु शक्ति है जो असीमित अदेय अविभाजित है। और यही गुण हाब्स ने जो संप्रभुता के वर्णन किए हैं, शक्ति के वर्णन किए हैं, वो हैं। अंतर केवल इतना है कि हाब्स का जो संप्रभु है वो मूर्त व्यक्ति है और रूसो का जो संप्रभु है अमूर्त सामान्य इच्छा। तो ये स्पष्ट है कि हाब्स रूसो द्वारा जो प्रतिपादित संप्रभुता का स्वरूप है वो निरंकुश है। अब हम बात करें व्यक्ति के अधिकारों और उसकी स्वतंत्रता के बारे में तो इनके दृष्टिकोण भिन्न है। हाब्स की ये मान्यता है कि अधिकार राज्य द्वारा प्रदत्त होते हैं और लाक की धारणा है कि व्यक्ति के अधिकार नैसर्गिक होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। ये अधिकार प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हैं, राज्य के द्वारा नहीं। और रूसो का यह मानना है कि अधिकारों की जो प्राप्ति है समाज की सदस्यता से होती है। तो रूसो का जो अधिकारों का जो सिद्धांत है वो आदर्शवादी सिद्धांत के रूप में स्वीकार करता है। हाब्स के अधिकार संबंधी धारणा है कि व्यक्ति को अधिकार राज्य के कानूनों को द्वारा दिया जाता है। हाब्स के अधिकारों की कानूनी धारणा है, उसके अनुसार या तो जिन कार्यों पर राज्य के द्वारा प्रतिबंध नहीं लगाया जाता या वे अधिकार जनता को, प्रजा को कानून द्वारा दिए जाते हैं, केवल वे ही अधिकार माने जाते हैं। हाब्स का ये भी मानना है जो हमने पढ़ा कि प्रजा के राज्य या राजा के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं है। व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वह राज्य की आज्ञा का प्रतिकार करे। केवल कुछ खास परिस्थिति में हाब्स व्यक्ति को राज्य का प्रतिकार करने का अधिकार देता है और वो स्थिति है कि संप्रभु उसके जीवन पर हमला कर दे या जीवन उपयोगी दवा और अन्य चीज़ों के सेवन के लिए वंचित कर दे या ऐसे युद्ध में झोंक दे जहाँ उसकी मृत्यु निश्चित है। तो ये कुछ परिस्थितियाँ हैं जिसमें वो प्रतिकार कर सकता है, बाकी विरोध का अधिकार नहीं है। जहाँ तक लाक के बात है अधिकारों के संदर्भ में तो हमने विस्तार से पूर्व कक्षाओं में इसका अध्ययन किया है कि लॉक अधिकारों का नैसर्गिक अधिकारों का प्रतिपादक है और प्रकृति से व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति के प्राकृतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। ये अधिकार अदेय हैं। राज्य न तो इन अधिकारों को जन्म देता है यानी उनका जन्मदाता है और ना ही इसे व्यक्ति से वो छीन सकता है। इसलिए राज्य का ये कर्तव्य है कि वह व्यक्ति के इन प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करे। प्राकृतिक अधिकारों का यदि राज्य अपहरण करता है तो उस राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को अधिकार है कि वह उस सरकार को अपदस्थ करके दूसरी शासन सत्ता का निर्माण करे जो उसके प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करे। रूसो की जहाँ तक बात है तो रूसो के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के अधिकार अक्षुण्ण हैं, जन्म से
तथा प्राकृतिक अवस्था में उसे स्वतंत्रता समानता के नैसर्गिक अधिकार प्राप्त थे, और संविदा में निर्मित नागरिक राज्य में भी उसे वे अधिकार प्राप्त हैं। केवल अंतर इतना है कि प्राकृतिक अवस्था में उन अधिकारों को कोई हानि पहुंचा सकता था, किंतु नागरिक समाज में वे अधिक स्थायी और सुरक्षित हो जाते हैं। हाब्स की तरह रूसो नहीं मानता कि व्यक्ति अपने अधिकारों को संप्रभु को समर्पण कर देता है। रूसो का मानना है संविदा के द्वारा व्यक्ति अपने नैसर्गिक अधिकारों को किसी बाहरी व्यक्ति को समर्पित नहीं करता, बल्कि वह इन अधिकारों का समर्पण अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर स्वयं अपने आप को करता है। जो हमने पढ़ा कि व्यक्तिगत हैसियत और सामूहिक हैसियत के बीच में समझौता होता है। व्यक्तिगत हैसियत से जिन अधिकारों का वो समर्पण करता है, सामूहिक हैसियत का एक सदस्य होने के नाते उनको वापस प्राप्त कर लेता है। रूसो ने कहा भी है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर, अपनी संपत्ति को सार्वजनिक रूप से सामान्य इच्छा के सर्वोच्च नियंत्रण के अधीन कर देता है, और अपनी सामूहिक सत्ता में हम प्रत्येक सदस्य को अविभक्त समस्त समुदाय का अविच्छेद अंग मानते हैं। तो इसमें रूसो का मानना है कि ऐसे अनुबंध से व्यक्ति को स्वतंत्रता का अपहरण नहीं होता, बल्कि ये अधिकार नागरिक समाज में यथावत बने रहते हैं, जैसे कि उसकी प्राकृतिक अवस्था में। तो ये उसके व्यक्तिगत अधिकार और स्वतंत्रता के बारे में इन तीनों के विचार हैं। एक है अनुबंध के द्वारा राज्य का कैसा स्वरूप वो देखते हैं। तो हम देखते हैं, हमने अध्ययन किया कि इसमें भी तीनों विचारकों के मत भिन्न भिन्न हैं, और हाब्स जहाँ निरंकुश राज्य का समर्थक है, तो लॉक सीमित शासन का, रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतिपादन करता है। हाब्स का मत है कि लोगों ने केवल अपने जीवन रक्षण के अधिकार को छोड़कर अपने शेष सभी अधिकारों का संप्रभु को समर्पण किया है। हाब्स का निष्कर्ष है कि शासन संप्रभु है, जिसकी सत्ता निरंकुश, अदेय, अस्थानांतरणीय है। शासक पर किसी प्रकार का बंधन नहीं है, उसके आदेश ही कानून है, जिनका कभी विरोध नहीं किया जा सकता। नागरिकों को सरकार का प्रतिरोध करने का अधिकार नहीं है। नागरिकों के वे ही अधिकार हैं जो संप्रभु के द्वारा उसे दिए जाते हैं। तो इस तरह से हाब्स से शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए राज्य की निरंकुशता का समर्थन करता है। हाब्स की कल्पना का राज्य एक विशालकाय प्राणी लेवाइथन है, जिसकी नागरिक पर अपरिमित सत्ता है। लॉक का मत है कि लोगों ने अनुबंध के द्वारा अपने केवल कुछ अधिकार हस्तांतरित किए हैं, बाकी सभी अधिकार उसके पास सुरक्षित हैं। और सरकार को जो अधिकार दिए हैं, सरकार उनका प्रयोग केवल एक ट्रस्टी के रूप में, एक न्यासी के रूप में कर सकती है। इस प्रकार लॉक सरकार को केवल एक ट्रस्ट मानता है, न्यास मानता है, जो समाज के अधीन है। न्यास का यदि सरकार दुरुपयोग करती है, तो समाज को यह अधिकार है कि सरकार को दिए गए अधिकारों को पुनः अपने हाथों में ले ले। और लॉक की मान्यता शासन नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति की सुरक्षा करने वाली न्यासी संस्था मात्र है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हाब्स का दर्शन निरंकुशतावादी है, तो लॉक का दर्शन व्यक्तिवादी है। लॉक सीमित शासन तंत्र, लोकप्रिय संप्रभुता और व्यक्तिवाद का समर्थन करता है। रूसो की यह धारणा है कि संविदा द्वारा जिस समुदाय की स्थापना की जाती है, वह समुदाय संप्रभु है और जिसकी इच्छा सामान्य इच्छा है। और ये समुदाय की विशेषता यह है कि इसमें नागरिक की स्वतंत्रता और समानता अक्षुण्ण रहती है, किंतु व्यवहारिक रूप से सामान्य इच्छा सर्वोच्च है, जिसका कभी विरोध नहीं किया जा सकता। तो ये
दोनों का, तीनों का विचारों का जब हम देखते हैं तो उसमें हॉब्स निरंकुश सत्ता का समर्थक है, लॉक सीमित शासन तंत्र का पैरोकार है, रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थक है। दूसरी तरफ देखें तो हॉब्स का जो निरंकुश है एक व्यक्ति है, रूसो का निरंकुश एक समुदाय है। हॉब्स और रूसो के विचार भिन्न भिन्न मार्गों पर चलते हुए एक ही गंतव्य पर, एक ही टारगेट पर पहुंचते हैं, और वह स्थल है निरंकुशता। चाहे वो निरंकुशता एक व्यक्ति की हो जैसा कि हॉब्स मानता है, अथवा समुदाय की जैसा रूसो मानता है, निरंकुशता निरंकुशता है। तो संक्षेप में इस राज्य के स्वरूप के बारे में हम कह सकते हैं कि हॉब्स की कल्पना अपने राज्य में राज्य के विरोध का कोई अधिकार नहीं है। लॉक विद्रोह करने का अधिकार व्यक्ति के अधिकारों के भंग होने की स्थिति में नागरिकों को देता है, और रूसो के मतानुसार राज्य का आधार प्रजा की इच्छा ही है, उसमें प्रजा के विद्रोह करने का अधिकार का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि वहाँ इंडिविजुअल कैपेसिटी और कॉरपोरेट कैपेसिटी यानी व्यक्तिगत स्थिति और सामूहिक स्थिति के बीच में समझौता होता है। तो क्या व्यक्ति अपने खिलाफ विद्रोह करेगा? तो वो दार्शनिक रूप से इस चीज़ का वर्णन करते हैं। जहाँ तक इनके विचारों की प्रेरणा की बात है तो हॉब्स से प्रेरणा निरंकुशतावादी लेते हैं, लॉक के विचारों की प्रेरणा अमेरिकन क्रांति के संवाहकों के द्वारा ली गई, और रूसो फ्रांसीसी क्रांति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो ये हॉब्स, लॉक, रूसो के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन है। हॉब्स और रूसो के संप्रभुता के विचारों की तुलना करके, और वाहन के कोटेशन को कई बार पूछा जाता है कि हॉब्स का मानव देव जो है उसका शीश काट दिया जाए तो रूसो की सामान्य इच्छा है, तो उसमें रूसो की सामान्य इच्छा के जो विशेषताएं हैं और हॉब्स के संप्रभु की विशेषताएं एक जैसी हैं, तो उसके आधार पर ये सिमिलरिटी देखते हैं। लेकिन उनमें भेद देखें तो हॉब्स शक्तियों का समर्पण एक व्यक्ति विशेष के प्रति करवाता है, और रूसो समूह के प्रति, व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं बल्कि समाज के प्रति समर्पण करवाता है। हॉब्स का संप्रभु विधायी कार्यपालिका सभी शक्तियों का अधिकार उसके पास है, निरंकुश है वो। रूसो का जो संप्रभु है वो केवल विधायी शक्ति का प्रयोग करता है। कार्यपालिका शक्तियों का वह सरकार को सौंप देता है और वह उसकी अभिकर्ता या सेवक है। रूसो का जो संप्रभुता संपन्न राज्य और सरकार में भेद है, जबकि हॉब्स में दोनों एक जैसे हैं। लॉक और रूसो की बात की जाए तो लॉक का समर्पण केवल आंशिक है, वो केवल प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या करने, लागू करने का जो अधिकार है वो ही सौंपता है, समस्त अधिकार उसके पास होते हैं। रूसो की तरह लॉक समझौते में अधिकारों का पूर्ण समर्पण नहीं करता। रूसो का संप्रभुता संपन्न जनता को अपनी विधायी शक्तियां जनता के प्रतिनिधियों की किसी एक सभा के पक्ष में हस्तांतरित करने का निषेध करता है, और लॉक के विचार में विधायी शक्तियों का प्रयोग सामान्यतः जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। रूसो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थक है और संसदात्मक जो संस्थाएं उनका बहिष्कार करता है, जबकि लॉक संसदात्मक संस्थाओं का प्रबल समर्थक है। तो ये कुछ इनमें समानताएं हैं जिनके आधार पर हम तुलनात्मक जो अध्ययन करने का प्रश्न आता है उसको सुगमतापूर्वक कर सकते हैं। धन्यवाद।